हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पूरन और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स बाय पीएस। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स चला रखा है जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और अब पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड जिसमें एक लेक्चर हो चुका है और उसमें हमने पढ़ा था जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है और उनमें आभासी बल किस प्रकार लगता है। इसका हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था और हम अब कोशिश करेंगे जो लेक्चर यहाँ होगा आपका 30-40 मिनट का, उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए जिससे आपको देखने में परेशानी, समझने में परेशानी नहीं हो। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक इस चैप्टर सेकंड का, घूर्णी निर्देश तंत्र। वैसे हमने फर्स्ट में भी घूर्णी निर्देश तंत्र पढ़ा था, लेकिन जो घूर्णी निर्देश तंत्र जो रोटेटिंग फ्रेम होते हैं वो अजड़त्व निर्देश तंत्र होते हैं। घूर्णी निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र मैंने कल बताया था कि किसी पॉइंट या कोई अक्ष को स्थिर मानकर जब थीटा डिग्री से अक्ष रोटेट करते हैं, जैसे ये थीटा से घूम गया, ये भी थीटा से घूम गया, तो ये जेड है, ये भी जेड है, तो ये एक्स था, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई था और ये वाई डैश हो गया। जो ये रोटेट करते हैं तो ये घूर्णी निर्देश तंत्र होता है। इसमें अजड़त्व फ्रेम है, इसमें एक फोर्स लगता है जिसे अपकेंद्रीय फोर्स बोलते हैं, जो कि बाहर की तरफ लगता है। अब हम पढ़ रहे हैं घूर्णी निर्देश तंत्र। घूर्णी निर्देश तंत्र में पढ़ेंगे विस्थापन, वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरण, एस और एस डैश में किस प्रकार के रूपांतरण होते हैं। हमने घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए पहले भी निर्देशांक रूपांतरण फर्स्ट चैप्टर में किए थे, लेकिन फिर से कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी जरूरत है और फिर आगे हम इनके वेग और त्वरण के रूपांतरण लिखेंगे। तो घूर्णी निर्देश तंत्र में विस्थापन, तो ये विस्थापन था, हमने कैलेन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, निश्चल होता है, यहां भी निश्चल होता है। विस्थापन, वेग व त्वरण रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो जो हमने पहले पढ़ा था वो अब लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने फ्रेम बनाया है जो कि थीटा डिग्री से घुमा हुआ हो, जो घूर्णी निर्देश तंत्र है। ये फ्रेम है, ये कोई एस फ्रेम है जिसका ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, ये है एस। इसको हमने थीटा डिग्री से घुमाया है जो कि ओमेगा वेग से घूम रहा है। ओमेगा है कोणीय वेग, जो यहां से कण यहां विस्थापित होता है, तो इसका जो वेग होता है वो होता है रेखीय वेग। और जब ये यहां है और ये घूम के यहां पहुंच गया, यानी ये जो विस्थापन है थीटा वाला, ये होता है, इसके लिए जरूरत होती है कोणीय वेग की। ये यहां से यहाँ कोणीय वेग से घूम के आया, ये यहां से यहाँ रेखीय वेग की चल के आया, तो इसका जो कोणीय वेग है वो हमने माना है ओमेगा। तो ये t बराबर 0 पे ये दोनों s और s डैश एक ही इनके अक्ष और मूल बिंदु संपाती है। तो आप साथ साथ लिखते चलिए, मैं चित्र बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। मानना कोई s निर्देश तंत्र है तथा एक अन्य निर्देश तंत्र s डैश है जो कि t बराबर 0 पे सभी अक्ष व मूल बिंदु परस्पर संपाती है। माना एस डैश निर्देश तंत्र जो कि कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, जो कि कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, टी समय पश्चात ये थीटा विस्थापन तय कर लेता है। टी समय पश्चात ये थीटा विस्थापन तय कर लेता है। ये इसका जेड है। हमने जो पहले किया था हम वो अब दोबारा कर रहे हैं। ये कोई एक्स डैश होगा और ये वाई डैश होगा और ये होगा एस डैश। हमने उसमें लिखा था कोई बिंदु P है, उस P के निर्देशांक निकालेंगे, फिर जो निर्देशांक आएंगे उनका करेंगे अवकलन, तब आएगा वेग, उसका फिर करेंगे अवकलन, तब आएगा त्वरण। हम उससे पहले निकालेंगे निर्देशांक।
अब लिखिए आगे, माना एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिसके S निर्देश तंत्र में, S निर्देश तंत्र में निर्देशांक x y z है, x y z है, तथा अन्य निर्देश तंत्र S डैश में इसी बिंदु P के निर्देशांक S डैश y डैश और z डैश है। इसी बिंदु P के निर्देशांक अन्य निर्देश तंत्र S डैश में S डैश y डैश और z डैश है। देखो ये है दूरी x डैश, ये चलने वाली, ये है x डैश, ये है x डैश, ये लिख रहा हूं x डैश, और जो ये दूरी है ये वाली आप देख रहे हैं ये है y डैश। s डैश में x अक्ष से p बिंदु की दूरी y पे चली गई दूरी के बराबर होगी, तो ये y डैश और ये y डैश रहा इसका सवाल। तो ये होगी x, ये होगी y, इसी के सामने ये है तो ये y, और इसी के सामने ये x है तो ये x। मैंने वहां भी अच्छी तरह समझाया था, फिर बता रहा हूं, फिर भी आप देख लीजिए। अब देखो हमने आगे लिखिए, ये तो लिख लिया आपने कि एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश है जो कि कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, जो टी समय पश्चात थीटा बराबर ओमेगा टी कोण पर झुका हुआ होगा। यह जो थीटा है, हम जो पहले विस्थापन निकालते थे वो एस बराबर वी टी निकालते थे, वी टी समय में वी वेग से चली गई दूरी, तो ये भी वही है, टी समय में ओमेगा कोणीय वेग से चला गया विस्थापन है, ये भी विस्थापन है और ये भी विस्थापन है, ये रेखीय विस्थापन है, ये कोणीय विस्थापन है, ये है कोणीय विस्थापन। अब हम लिख रहे हैं इनके बिंदु और लिख लेते हैं पहले, ए पी, ये बी, ये सी और ये डी। हमने वहां किया था यहां से यहां पे लंब डाल रहे हैं, लंब किस लिए डाल रहे हैं, ताकि हम इनके कोऑर्डिनेट को रिलेशन कर सके। तो ये निर्देश तंत्र है और इस पे हम डाल रहे हैं लंब, ये डाल दिया लंब, ये दूरी है, तो ये बिंदु E है और ये बिंदु F है, ये बिंदु F है। तो अब हम लिख रहे हैं निर्देशांक रूपांतरण, या लिख लीजिए कि बिंदु A से रेखा DP पे लंब डाला गया। अब ये देखिए ये थीटा से, ये थीटा से, तो ये भी थीटा से झुका हुआ, और जब ये थीटा से या 90 बना रहा है तो इसका मतलब है ये जो कोण है ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा ये होगा। अब लिखिए एक्स डैश और वाई डैश में, एक्स डैश और वाई डैश का एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं एक्स डैश के बारे में। एक्स डैश, एक्स डैश देखिए क्या होगा, एक्स डैश होगा डी पी, ये डीपी के बराबर होगा, ये डीपी। डीपी के बाद आप देखिए डीपी को हम लिख सकते हैं डीएफ प्लस एफ पी, सॉरी हाँ, डीपी को लिख सकते हैं डीएफ प्लस एफ पी, डीएफ प्लस एफ पी। अब देखिए जो डीएफ है वो है ये मूल बिंदु है ओ, ये डीएफ है वो इसके बराबर होगा क्योंकि ये और ये दोनों समांतर है। आप देख रहे हैं ये और ये दोनों समांतर है, जो ये दूरी होगी वही दूरी ये होगी, ये वाली ओ ई। डीएफ किसके बराबर होगा, ओ ई के, तो डीएफ को लिख सकते हैं ओ ई प्लस एफ पी, एफ पी। देखो मैंने वहां आपको खोल खोल के समझाया था, एक एक चित्र बना के समझाया था, लेकिन अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको अभी बता रहा हूं। देखिए ओ ई ये देखिए ये है ओ ई और ये है एंगल थीटा और ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री दोनों साइड,
इसकी 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें OE का घटक OE के सापेक्ष थीटा से घूम रहा है, तो ये होगा कोस थीटा। तो OA कोस थीटा होगा ये, तो ये होगा OA कोस थीटा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने और भी डिटेल इसका वीडियो बनाया है, इस जड़ निर्देश तंत्र में पढ़ाया था ये, उसमें ये है OE कोस थीटा। और अब देखिए हमें लिखना है FP। तो FP ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला साइन थीटा होगा, तो इसका घटक ये y साइन थीटा, या फिर लिख सकते हैं AP साइन थीटा, AP साइन थीटा। ये मैं समझा देता हूं, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये है 90 डिग्री, और ये है P बिंदु, ये बिंदु F है, और ये बिंदु A है, ये y है, और ये हो गया, ये थीटा है। अब देखिए आप, ये थीटा है, इसमें साइन थीटा लिख रहे हैं एक बार। साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण तो होगा ये AP, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो ये हो गया AP, सॉरी कर्ण है ये, तो हम लिखेंगे पहले लंब, लंब बटा कर्ण। तो लंब होगा थीटा के सामने वाला एंगल FP बटा कर्ण होगा AP। तो FP बराबर होगा AP साइन थीटा। तो FP लिख रहे हैं AP साइन थीटा, मैंने ऐसे लिखा है। ये दोबारा निकालेंगे इसमें कोस थीटा, वो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। ये लिख लीजिए, x डैश बराबर हो गया OA, O और A है x, तो ये हो गया x कोस थीटा प्लस AP, A और P ये है y, ये हो गया y साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 1। ये रिलेशन आ गया x डैश और x और y में, x डैश निर्देशांक से s में। अब हम लिखेंगे y डैश के लिए, लिखेंगे इसी प्रकार y डैश, इसी प्रकार y डैश। देखिए y डैश, ये रहा y डैश। y डैश को हम लिख सकते हैं PC, y डैश होगा PC, और PC को हम लिख सकते हैं EF। ये और ये बराबर होंगे क्योंकि ये इसके समांतर है, तभी तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसके समांतर है, तो हम इसे लिख सकते हैं FE, ये होगा FE। अब देखिए ये FE है, अब हम इसको यदि ये लिखे कि AF में से AE निकल जाए, यानी AF माइनस AE करें, तो हमें हमारे पास बचेगा EF। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास EF की वैल्यू नहीं है, लेकिन AF की वैल्यू है, क्योंकि इसका ये थीटा है, ये कोस थीटा हो जाएगा, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं AF, ये लिख रहे हैं AF माइनस EF, ये EF। अब देखिए AF होगा, ये थीटा है, इसका ये एंगल y कोस थीटा, इसका ये घटक क्या होगा, तो ये होगा AP कोस थीटा, ये होगा AP कोस थीटा माइनस EF, ये रहा E और ये रहा F, सॉरी AF माइनस AE आएगा, गलती हो गया। ये देखिए AF माइनस AE, तो EF बचेगा, EF ये F ही बचेगा, तो AE आएगा माइनस AE। अब बात करते हैं AE की, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो वही त्रिभुज यहां बना रहे हैं। ये कुछ त्रिभुज इस प्रकार का है, इसमें ये है 90 डिग्री ई वाला, ये है बिंदु O और ये बिंदु A। आपको ये लग रहा है ये झुक रहा होगा, ये भले ही झुका हुआ, ये हमने 90 माना है, ये 90 बन रहा है, इसलिए माना नहीं, ये बन ही रहा है। ये है एंगल थीटा, इसमें लगाएंगे हम साइन थीटा, वही साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने लंब, तो A, और कर्ण होगा
90 के सामने कर ओ ए, तो ए ही बराबर होगा ओ ए साइन थीटा। तो ए ही लिख सकते हैं ओ ए साइन थीटा। अब हम इनकी लिखेंगे वैल्यू। एपी, एपी की वैल्यू है y, तो ये होगा y कोस थीटा माइनस ओए, ओए की वैल्यू है x, तो x साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण होगी z के लिए, z डैश बराबर z, क्योंकि z डैश और z बराबर है, ये बराबर नहीं थी, ये बराबर है। ये होगी समीकरण नंबर 3। अब देखो हमने लिखा था कि ये ओमेगा कोण से घूम रहे हैं और टी समय पर कितना एंगल बनाएंगे, थीटा बराबर ओमेगा टी। ये हर समय बदलेगा एंगल, यदि टी 1 सेकंड होगा तो ओमेगा, 2 सेकंड होगा तो 2 ओमेगा, 3 सेकंड होगा तो 3 ओमेगा। तो ये हर समय एंगल बदल रहा है क्योंकि इनका कोणीय वेग ओमेगा है। तो हम थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रख रहे हैं समीकरण 1, 2, 3 में, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी, इसलिए समीकरण लिखते हैं, रूपांतरण समीकरण होगी एक्स डैश बराबर एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। दूसरी लिख रहे हैं वाई डैश, वाई डैश होंगी वाई कोस थीटा, वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन ओमेगा टी। और तीसरी होगी जेड डैश बराबर जेड। ये समीकरण हमने मानी समीकरण नंबर 4। यहां तक तो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। अब मैं इसको दोबारा समझाया हूं क्योंकि ये हमें समीकरण चाहिए। आपको क्वेश्चन भी आएगा तो ये आएगा गुणित स्थानांतर क्या होते हैं, उसके बारे में लिखना है। फिर उसमें आएगा कि विस्थापन वेग और त्वरण क्या होंगे। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, वो आगे। अब हम करेंगे वेग और त्वरण के रूपांतरण। तो मैंने कहा था वेग और त्वरण के लिए क्या करेंगे, इनका करेंगे अवकलन। तो हम इसको तो काम खत्म, हमें चाहिए अब समीकरण, तो वो लिखा रहने देते हैं, इसको भी साफ। अब देखो कहते थे रूपांतरण समीकरण निर्देशांकों के, अब लिख रहे हैं वेग के रूपांतरण समीकरण। यहां लिखते हैं वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण के लिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1। मैं आपको पहले बता दूं, वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो साइड में लिख लो। जो इसका होता है अवकलन ए बी का, यानी दो फंक्शन गुणा में है ए और बी, तो इनका अवकलन होगा, एक्स वाई लिख लेता हूं मैं यहां से, एक्स और वाई। ए बी कॉन्स्टेंट जैसे लगते हैं, एक्स वाई चर जैसे लगते हैं, इसलिए तो इनका अवकलन होता है पहले को कांस्टेंट और दूसरे का अवकलन डी वाई बटा डी टी, प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का अवकलन, दूसरे को कांस्टेंट पहले का अवकलन डी एक्स बटा डी टी। ये फॉर्मूला है अवकलन का, बहुत सारे, लेकिन अभी जो काम आएगा वो ये है। आप इसको लिख लीजिए, नहीं लिखा हो तो साइड में, याद नहीं है तो ऐसे तो सबके याद होगा। अवकलन के फॉर्मूले तो सरल है, बाकी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो फिर भी टफ है। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 4-1, ये चौथी की पहली, ये चौथी की दूसरी, चौथी की तीसरी, समीकरण 4-1 से समीकरण 4 से अवकलन करने पर, अवकलन करने पर dx बटा dt, dx बटा dt क्या होगा, ये दो फंक्शन है x और cos ओमेगा t, और ये दो फंक्शन है y और sin ओमेगा t, ये है t। हम पहले कर रहे हैं x cos ओमेगा t का, यहां लिख देता हूं x cos ओमेगा t
देखो x को कांस्टेंट किया, cos ओमेगा टी का किया, cos ओमेगा टी का अवकलन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। उसके बाद करेंगे अवकलन ओमेगा टी का, ओमेगा टी का टी का सापेक्ष 1 और ओमेगा का ओमेगा, तो आएगा डॉट ओमेगा प्लस cos ओमेगा टी को कांस्टेंट, cos ओमेगा टी को कांस्टेंट, इसका अवकलन होगा dx बटा dt। हमने पहले वेग के रूपांतरण के नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ रहे हैं इनको। उसके बाद दूसरी टर्म की बारी, y sin ओमेगा टी, तो उनका भी ऐसे करेंगे, y को कांस्टेंट, sin ओमेगा टी का होगा, sin का तो हो जाएगा cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, प्लस sin ओमेगा टी कांस्टेंट, ये sin ओमेगा टी कांस्टेंट, और y का होगा dy बटा dt। अब देखिए sin ओमेगा टी टी, cos ओमेगा टी y टी ओमेगा। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में कॉमन आ रहा है ओमेगा, तो हम ले रहे हैं दोनों में कॉमन ओमेगा, dx बटा dt, दोनों में ओमेगा कॉमन लिया तो माइनस x साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा कॉमन आ गया, ये बचा y cos ओमेगा टी, प्लस बचेंगे ये दो cos ओमेगा टी dx बटा dt, ये होगा वेग s में, और ये होगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी dy बटा dt। अब देखिए माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, प्लस वाई कोस ओमेगा टी, प्लस वाई कोस ओमेगा टी, तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है वाई डैश की, तो हम इसको लिख सकते हैं dx बटा dt बटा बराबर ओमेगा, और वो है वाई डैश, तो ओमेगा ये वाई डैश हो गया, ये हो गया वाई, ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, सॉरी ये टर्म तो आएगी इसमें, ये आएगी वाई कैंसिल, ये dx बटा dt प्लस साइन ओमेगा टी dy बटा dt। ये हो गया x घटक s डैश में वेग का। अब हम लिखेंगे y घटक, सिमिलरली लिखेंगे इसका इसका अवकलन करेंगे, वैल्यू रखेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा वेग के रूपांतरण समीकरण। तो इसको मैं सिर्फ कर रहा हूं, इसके बाद हम कर रहे हैं, है तो ये भी वेग का ही, इसी प्रकार y घटक इसी प्रकार y घटक, इसी प्रकार y घटक होगा, तो समीकरण 4 सेकंड का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, समीकरण 4 सेकंड का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर dy डैश बटा dt। अभी मैंने बताया था ये दो फंक्शन है, प्लस माइनस ये दो फंक्शन है, तो इनका अलग अलग होगा। पहले का होगा y को कांस्टेंट cos ओमेगा टी, cos का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, ठीक। दूसरे का इसमें cos ओमेगा टी को कांस्टेंट, ये cos ओमेगा टी कांस्टेंट, और y का होगा dy बटा dt, फिर है माइनस x को कांस्टेंट, साइन को हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी, और इसका हो जाएगा ओमेगा, और ये माइनस बाहर था, ये बाहर का माइनस आ गया। अब हम कर रहे हैं साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट, ये साइन ओमेगा टी कांस्टेंट, और उसका हो जाएगा dx बटा dt। तो उसी की तरह समीकरण ये और समीकरण ये, इन दोनों में एक तो ये माइनस और एक ओमेगा, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसलिए dy डैश बटा dt होगा माइनस ओमेगा, ये
माइनस ओमेगा, इसमें बचेगा y साइन ओमेगा टी, इसमें बचेगा x कॉस ओमेगा टी, और ये दो वैल्यू और बच गई, इसको लिखेंगे सिमिलरली वैसे ही कॉस ओमेगा टी डी वाई बटा डी टी, और ये लिखी जाएगी माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स बटा डी टी। अब जो ये टर्म है ये सिमिलरली है, ये इसके बराबर एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम एक्स डैश, तो डी वाई डैश बटा डी टी, ये लिखा जाएगा माइनस ओमेगा एक्स डैश, और ये जो दो टर्म है ये आएंगी सिमिलरली, तो कोस ओमेगा टी डी वाई बटा डी टी माइनस साइन ओमेगा टी डी एक्स बटा डी टी। ये हो गया y घटक। अब रह गया z घटक। z घटक को मैं यहां लिख रहा हूं, इसका अवकलन करेंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा डी जेड डैश बटा डी टी बराबर डी जेड बटा डी टी। जेड घटक तो सिमिलरली होगा, जेड घटक में तो कुछ नहीं है, जो y घटक है और जो अभी मैंने x घटक लिखा था वो समीकरण 4, जो x घटक लिखा था वो समीकरण 5, ये समीकरण 6 और ये समीकरण 7। तो आपको समीकरण 5 और 6 याद रखनी है, क्योंकि वेग त्वरण के रूपांतरण हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास हो जाएगी बड़ी, इसलिए हम वेग के रूपांतरण समीकरण, वेग के तो हो गए, त्वरण के और विस्थापन जो मैंने कहा था कि निश्चित होता है वो पढ़ेंगे कल। तो ये दो समीकरण याद रखनी है, इसलिए लिख देंगे। वैसे तो आपको कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि इसका अवकलन करना है निर्देशांक निकालने के पश्चात। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे। यदि उस कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन बड़ा होगा तो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाएंगे।